हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं जो टीजीटी पीजीटी और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं, और इसके साथ साथ कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए भी जो यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न सेल बायोलॉजी का। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो आप लोगों के ऑप्शन है: न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो कहा जाता है वो फ्रेंड्स, वो कहा जाता है, आप लोगों को जानकारी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आप समझ पाए, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी क्या होता है, क्या कहा जाता है, उपापचय जगत का, यानी कि उपापचय जगत का मेटाबॉलिज्म वाला जो किंगडम है, तो उसका सिक्का कहा जाता है इसको। उपापचय जगत का सिक्का भी कहते हैं एटीपी को। एटीपी के रूप में इसको और आसान भाषा में कह सकते हैं हम लोग कि एटीपी क्या है, जब पौधों में और जंतुओं में संचित ऊर्जा है। हम जो भी खाने में, पीने में, उठने बैठने में, बोलने में, देखने में, जहां भी ऊर्जा खर्च करते हैं, तो वो एटीपी के रूप में ही हमारे शरीर में संचित होती है, उसी को खर्च करते हैं। तो और इन एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी का जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत, किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर, से पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्लाइडर ऑफ स्वान, विर्चो, वाटसन एवं क्रिक, रॉबर्ट हुक। तो फ्रेंड्स, वाटसन एवं क्रिक ने तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। डीएनए का जो डबल हेलिकल जो मॉडल है, वो किसने प्रस्तुत किया था? डबल हेलिकल मॉडल दिया था, द्वि कुंडलित मॉडल दिया था डीएनए का, वाटसन एवं क्रिक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। ठीक है, सबसे पहले कोशिका को इन्होंने ही देखा था अपने आप। एक माइक्रोस्कोप बनाई थी सूक्ष्मदर्शी, उसी में कॉर्क सेल्स में इन्होंने देखा था। विर्चो ने एक टर्म दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ग्रीक में इसका मतलब होता है कि एक कोशिका से ही दूसरी कोशिकाएं पैदा होती हैं, कोशिकाओं से ही कोशिका बनती है। ठीक है, तो ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर ब्रिचो ने कहा था। तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये बात कोशिका सिद्धांत के नाम से या सेल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। और ये सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे। देख लेते हैं दूसरा पेज, ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, पौधों की जो कोशिका है, पादप कोशिका की जो भित्ति है, सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है पौधों की कोशिका की? तो फ्रेंड्स, सेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन या लिपिड्स? तो कोशिका भित्ति जो होगी प्लांट सेल की, वो सेलुलोज की बनी होती है। इसको ध्यान रखिएगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। ओके, आप समझ पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल। इस और एक चीज और भी है, एक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणु की। ठीक है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? और इसके अलावा फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल, ये तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की होती है। ओके, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है फ्रेंड्स, तो इसकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन
या इसको म्यूकोपेप्टाइड भी कह देते हैं, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है फ्रेंड्स, म्यूकोपेप्टाइड की बनी। तो ये सेल वॉल कई बार पूछे जाते हैं कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी होती है, काइटिन की, ध्यान रखिएगा, और काइटिन के ही। और बाह्य कंकाल जो होता है कीटों का, कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, वो भी काइटिन का बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, ओवम, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, न्यूरॉन, या डब्ल्यूबीसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें हो जाती हैं इसमें, मेल और फीमेल, ह्यूमन में भी। अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो फीमेल में तो फ्रेंड्स जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो तो होती है आरबीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, तो इसमें ऑप्शन है ये। तो यहाँ पर आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड कार्पसल्स। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल की जो स्मॉल सेल होगी वो होती है फ्रेंड्स स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु, शुक्राणु कोशिका ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कही जाती है। ठीक है, कही क्या जाती है, डेफिनेटली होती है। चलिए ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। ओके फ्रेंड, अगला सवाल है कि किस ऑर्गेनल को, विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है कोशिका की। ठीक है, तो किसको कहा जाता है ये देखना है। तो फ्रेंड्स किसको कहा जाता है, राइबोसोम है, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडीज, या प्लास्टिड्स। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स गाल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्जी बॉडी। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी कमी होती है, प्रोकैरियोटिक पूर्व केंद्रकीय कोशा, पूर्व केंद्रकीय का मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता, या आभासी, ठीक है, या आभासी केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इनमें कोशिका में जिसमें किसकी कमी होगी, केंद्रक की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, डीएनए भी होगा, राइबोसोम भी होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, तो नहीं पाए जाते। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, ये आपको पता होगा, लेकिन चलिए फिर भी रिवीजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। और गाल्जी बॉडीज नहीं होती, ठीक है, प्लास्टिड्स नहीं होते, न्यूक्लियस तो है ही नहीं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा प्लास्टिड्स में अगर हम बात करेंगे। और ईआर नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस आपका ऑप्शन है ही, तो ये सब चीजें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। तो जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल एल्गी भी होते हैं सर फ्रेंड्स, बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये भी सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, ठीक है। नोस्टॉक और एनाबीना भी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोसिस्टिस ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। इनको आप एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की। ये हम बता चुके हैं कि 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, वो सॉरी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, केंद्रक की, रॉबर्ट ब्राउन। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। स्वान और स्लाइडन ने कोशिका मत दिया था, ये आपको पता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है 1665 में किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखेंगे इसको, रॉबर्ट हुक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न देख लेते हैं, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, मानव शरीर की। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो, ठीक है, न्यूरॉन, मसल सेल, ओवम, या लीवर सेल। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है फ्रेंड न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये 1 मीटर लंबी तक हो सकती है, 0.2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर से 1 मीटर या इससे अधिक, इतनी लंबाई होती है इसकी, ठीक है फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र।
तो तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला सवाल है, पॉलीराइबोसोम किसका समूह होता है? सीधी सी बात है, पॉलीराइबोसोम किसका समूह होगा, आपको बताना है। डीएनए मॉलिक्यूल्स का, राइबोसोम का, लाइसोसोम या आरएनए मॉलिक्यूल्स का। तो जो पॉलीराइबोसोम है फ्रेंड्स, वो राइबोसोम का क्लस्टर होता है। ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम्स एक जगह, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो किसका समूह हो गया? राइबोसोम का समूह हो गया। क्रिस्टी आर फाउंड इन, किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स? क्रिस्टी किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस या गोल्गी apparatus में? तो क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, तो आंतरिक मेम्ब्रेन जो होगी, इंटरनल मेम्ब्रेन, ये बाहरी झिल्ली है या आंतरिक झिल्ली है? तो आंतरिक झिल्ली पर ये जो उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो फ्रेंड इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टी जो है किसमें पाई जाएंगी? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाएंगी। और क्रिस्टी के ऊपर लगे रहते हैं ऑक्सीसोम। इनको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनका काम है ऑक्सीकरण फास्फेटीकरण करना, ऑक्सीडेशन एंड फास्फेटीकरण का काम इनका रहता है। चलिए, तो इसका जो क्रिस्टी की जो संरचना है वो किसमें पाई जाएंगी? क्रिस्टी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला पेज देख लेते हैं। कौन सा ऑर्गेनल दोहरी झिल्ली वाला और अर्ध स्वायत्त होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है ये। तो लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या और ऑक्सीसोम। देखिए, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन उन्हें कहते हैं जिसे, सेल जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गन है। हमारी जो ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल है, वो क्या करती है? डिवाइड होकर, ठीक है, डॉटर सेल्स बनाएगी, सेल से सेल बन जाएगी डिवीजन द्वारा। एक से दो बनेंगी, दो से चार बनेंगी, चार से आठ, ये सेल है। और ये डिवाइड होकर दो बनाएगी, दो से चार बनाएंगी, मतलब ये डिवीजन होता रहता है। तो ये ऑटोनोमस ऑर्गन कहलाता है। लेकिन ऐसी सेल, ये इसलिए हो पाता है, सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होगा डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ सेल के अंदर भी, जो जैसे अगर प्लांट सेल की ही बात कर लें, तो प्लांट सेल में केंद्रक के अलावा एक तो होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और दूसरी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये दो संरचनाएं ऐसी हैं जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहलाते हैं। इनको सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं क्योंकि ये भी क्या कर सकते हैं, इनमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो डीएनए आरएनए की उपस्थिति इनके अंदर रहती है। तो ये भी सेल की तरह क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, एक से दो बना लेते हैं। तो इन्हीं को सेल के अंदर क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है, यानी कि अर्ध स्वायत्त शासी अंग हैं। तो दो अंग हैं, ध्यान रखिएगा। अर्ध स्वायत्त शासी एक तो अंग हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर। और दूसरा अगर हम बात करें तो हो जाएगा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों को याद रखिएगा। ग्रेना प्रेजेंट इन, तो ग्रेना फ्रेंड्स किस में पाए जाते हैं? ग्रेना पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, गल्जी बॉडी में या न्यूक्लियस में। तो ग्रेना आर फाउंड इन, तो फ्रेंड्स, तो ग्रेना पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना का काम होता है लाइट रिएक्शन करवा। लाइट रिएक्शन जो होती है वो किसमें होती है? ग्रेना में। फोटोसिंथेसिस की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो ग्रेना में पाई जाती है। और ग्रेना कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्कों की गड्डी जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको हम ग्रेना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पाए होंगे। जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर सिक्कों की गड्डी जैसी संरचनाएं होती हैं, ये ग्रेना है। और इसका ये जो पूरा द्रव्य भरा रहता है पदार्थ, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती है डार्क रिएक्शन, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो पाई जाती है, डार्क रिएक्शन किसमें पाई जाती है? वो स्ट्रोमा में पाई जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अगला सवाल देखिए, ये है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पाया जाएगा? राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, गोल्गी apparatus में या लाइसोसोम में? तो
ये जो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है वो होता है फ्रेंड्स राइबोसोम। फिर आता है विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेज इनटू द सेल। कौन सी संरचना पदार्थों के प्रवेश और निर्गमन को नियंत्रित करती है। यानी कि पदार्थों का आना और जाना सेल वॉल से होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा, न्यूक्लियस से होगा, गाल्जी बॉडीज से होगा। तो फ्रेंड्स, तो इसमें ये काम आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होगी, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो होगी ये सेल वॉल बाहर की बिजली, और ये अंदर वाली जो होगी ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कुछ आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देना, और जो खराब उत्सर्जी पदार्थ है उनको बाहर निकालना। तो ये आदान प्रदान का भी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ एक्स ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, प्लाज्मा झिल्ली करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल ले लेते हैं फिर, कि केंद्र की खोज किसने की। केंद्र की खोज सीधी सी बात रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं रॉबर्ट के बारे में, और बाकी के बारे में आप लोगों को पहले पता चल गया है। 16वां सवाल, इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कैसा होता है। तो डीएनए कैसा होगा, लाइनियर होगा, सर्कुलर होगा, फ्रेगमेंटेड होगा, या अब्सेंट होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डेफिनेटली डीएनए तो होता है। तो डीएनए जो होता है फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक में, ये होता है वृत्ताकार, सर्कुलर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पैकेजिंग और श्रवण के लिए कौन सा ऑर्गेनल उत्तरदायी होता है। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सेक्रेशन। तो सेक्रेशन के लिए और पैकेजिंग के लिए गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, या न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स, इसमें पैकेजिंग और श्रावण, सीधी सी बात है, सेक्रेशन जो उत्सर्जी पदार्थों का जो निष्कासन करता है वो गाल्जी बॉडीज ही करते हैं। तो इसके साथ साथ पैकेजिंग और सेक्रेशन का काम होगा गाल्जी बॉडीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सेंट्रियोल्स और absented। सेंट्रियोल्स फ्रेंड्स पाया जाता है, ठीक है, अनुपस्थित पूछा है। तो अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। इसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। और बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें पाया जाता है, इसमें भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बी और सी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल एब्सेंट होगा, प्लांट सेल में भी एब्सेंट होगा, बैक्टीरियल सेल में भी होगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला सवाल है, किस ऑर्गेनल में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, जिस ऑर्गेनल में पाए जाते हैं वो है फ्रेंड्स लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, या राइबोसोम। आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर आता है 20 क्वेश्चन, 20वां सवाल है, डीएनए इज मेनली प्रेजेंटेड। डीएनए कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, गाल्जी अपरेटस में, या लाइसोसोम में। तो इसका राइट आंसर, डीएनए जो मुख्यतः पाया जाता है वो फ्रेंड्स, वो पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल ले लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है फ्रेंड्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ये मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली, इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया था। ठीक है, और वो किसने बनाया था, सिंगर निकोलसन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडर एवं स्वान ने, या विर्चो ने। विर्चो ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, सेलेडन स्वार ने सेल थ्योरी दी थी, वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो फिर क्या बचा ऑप्शन, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल और निकोलसन ने फ्लू प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। देखो, राइबोसोम पाया जाता है फ्रेंड्स, डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ही चीज नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले भी देखो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, रिवाइज कर लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती, गाल्जी बॉडीज नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है फ्रेंड,
प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोकैरियोट्स में ये सब चीजें एब्सेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में, या एनिमल सेल्स में। तो फ्रेंड्स आपको बताना है। तो मीसोसोम जो पाया जाता है फ्रेंड्स, वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है फ्रेंड्स। मीसोसोम जैसे बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मुड़कर अंदर की ओर, जैसे अंदर की ओर मुड़कर क्या बना लेती है, ये टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं बना लेती है। इनको ही मीसोसोम कहा जाता है। ये मीसोसोम। और इनका संभवतः ये माना जाता है कि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है वही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीसोसोम करता है। ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन का काम इसका है, ऊर्जा उत्पादन का काम मीसोसोम करता है। ऐसा संभवतः माना जाता है मीसोसोम का कार्य। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये सेल को डिवाइड भी करता है, मतलब एक सेल को दो सेल में डिवाइड करने का काम भी करता है मीसोसोम। चलिए अगली बात करते हैं। विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखिए फिर से आ गया ये ओमनी सेलुला। एक कोशिका से ही दूसरी कोशिकाएं बनती हैं, एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण होता है। ये किसने कहा था, किस वैज्ञानिक ने कहा था? स्लाइडेन ने, स्वान ने, विर्चो ने, या डार्विन ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विर्चो। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।